जो मतलब आस पास के थे ना, वो ऐसे ही मतलब थोड़े बहुत ताने मारते थे कि देख इसके पापा तो वहाँ पे बीमार हैं, उनको कैंसर है, और ये क्या है ना, ये ऐसे ही घूम रही है, इस खेल में जा रही है, इसकी बड़ी बहन का तो छुड़वा दिया, इसका भी छुड़वा दो। मम्मी भी मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहती थी, मतलब और जब मतलब वो डॉक्टर वालों ने ना वहाँ से जवाब दे दिया पीजीआई से कि अपना ना घर पे रखो इनको और इनकी देखभाल करो, अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर मैं ले आती थी और मेरे पापा सिगरेट पीते थे, मतलब इतना बीमार होने के बाद भी। मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं, मतलब आजकल के बच्चे ये होते हैं कि अपने पेरेंट्स को ना मना करते हैं कि ना बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, लेकिन मेरे को आज ऐसा फील होता है कि शायद मैं उस टाइम नहीं देती ना, तो शायद थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते थे पापा मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या सैनी है और मैं रोहतक जिले से हूँ। और आज मैं जोश हरियाणा पर अपनी कहानी लेकर आई हूँ, और मेरी कहानी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से। जब मैं 3-4 साल की थी तो मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन किया था। तो जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसको मतलब लोग जिम्नास्टिक से नहीं जानते, कुलाबादी से जानते हैं। तो आज की जनरेशन के भी लोग जिम्नास्टिक्स को नहीं जानते, क्योंकि जिम्नास्टिक जो गेम है वो ओलंपिक में भी जा चुका है। लेकिन फिर भी आज सब लोगों के माइंड में ये सेट है कि जिम्नास्टिक एक कुलाबादी है, कि सर्कस वाला गेम है। लेकिन मैं बचपन से ही मैंने वो गेम किया है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। तो बचपन से मैं अपनी मौसी के घर रहती थी, मतलब मम्मी का साथ इतना नहीं रहा, पापा का साथ इतना नहीं रहा, तो मैं बचपन से ही मौसी के साथ रहती थी। मौसी और मेरी बड़ी बहन हम यहीं पे रोहतक में रहते थे, और जो मेरी फैमिली थी वो गांव में रहती थी। तो मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन किया, जो जिम्नास्टिक करते रहे। मेरी बड़ी बहन ने भी जिम्नास्टिक ज्वाइन कर रखा था। तो मतलब मेरी बड़ी बहन को इतना सपोर्ट नहीं करते थे मेरी मौसी के लड़के वगैरह की जिम्नास्टिक में जाती है, वहाँ पे ऐसे लड़कों के साथ करती है, और ऐसे मतलब अच्छा नहीं मानते थे सब। तो जैसे जैसे मतलब उसको बोलते रहे, तो मेरी बहन ने जिम्नास्टिक छोड़ दी थी बीच में ही। लेकिन मैंने कंटिन्यू रखी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो उस टाइम मेरे घर वाले कुछ बोलते नहीं थे कि इस ये जिम्नास्टिक में जाती है या ये लड़कों के साथ रहती है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो मैं 4th 5th क्लास में हुई, तो मैंने एक प्राइमरी गेम्स होते हैं छोटे बच्चों का, तो उसके लिए मैं अम्बाला गई। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो मेरी जो मौसी थी वो भी मेरे पे प्राउड हुई कि हाँ बच्ची बाहर गई है, मेडल जीत के लाई है। और उस टाइम कैश प्राइज भी मिलता था, मतलब 500 1000 ऐसे करके। तो वो आके मैं घर दे देती थी, तो मैं भी बहुत खुश होती थी कि भाई हाँ मैंने भी मेडल जीता है। और गली में भी मोहल्ले में भी सब ऐसे करते थे, वाओ इसकी लड़की तो ये है, मतलब सब मेरी मौसी के नाम से जानते थे मुझे, मेरी मम्मी के नाम से कोई नहीं जानता था मुझे। फिर जैसे जैसे हुआ, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, और फिर मेरी बहन थी वो जो 10th क्लास में हुई, मैं 8th क्लास में थी। तो उस टाइम मेरी जो फैमिली थी, मम्मी थी, वो रोहतक आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी। क्योंकि मेरे पापा को कैंसर था, गले में गले में कैंसर था। तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो पीजीआई से चलता था। तो उस टाइम भी मेरे को ये नहीं था कि मेरे पापा को कैंसर है या फिर ये, मतलब मैं हंसती रहती थी पापा के साथ। मतलब मैंने बहुत ही कम समय अपने पापा के साथ बिताया था उस टाइम वहाँ पे। तो मतलब पीजीआई में जाते थे, वहाँ मम्मी थी वो फैक्ट्री में काम करती थी। तो वो भी मम्मी पापा के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि घर भी संभालना होता था, बच्चे भी संभालने होते थे, साथ में स्टडी भी करानी होती थी। तो मतलब मम्मी पापा को भी संभालती थी, मतलब सुबह जाती थी 7 बजे और शाम को 7 बजे आती थी। उसके बाद वहां से मतलब हिसार बाईपास पे जाती थी रोहतक में, और वहां से सीधा पीजीआई आती थी। तो पापा को संभालती थी, फिर हम भी बीच में चले जाते थे कभी कभी। पर मैं जैसे मैं जाती थी ना, तो मेरे पापा से मेरे को इतना ही बोलते थे कि तू क्यों आई है यहाँ पे, मतलब डांटते थे मेरे को कि तू क्यों आई है यहाँ पे, तू जा घर पे अपना गेम कंटिन्यू रख। मतलब मेरे पापा मेरे को बहुत फोर्स करते थे कि तू अपना गेम कंटिन्यू रख, उससे में आगे जा। लेकिन जो मतलब आस पास के थे ना, वो ऐसे ही मतलब थोड़े बहुत ताने मारते थे कि देख इसके पापा तो वहाँ पे बीमार हैं, उनको कैंसर है, और ये क्या है ना, ये ऐसे ही घूम रही है, इस खेल में जा रही है, इसकी बड़ी बहन का तो छुड़वा दिया, इसका भी छुड़वा दो। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मतलब फिर वहाँ पे दादा दादी जैसे गांव में रहते थे, वो भी मतलब कभी बहुत ही कम आते थे घर पे। फिर मतलब मम्मी भी मतलब बहुत ज्यादा सैड रहती थी, मतलब और जब मतलब वो डॉक्टर वालों ने ना वहां से जवाब दे दिया पीजीआई से कि अपना ना घर पे रखो इनको और इनकी देखभाल करो, अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है।
तो मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। मेरे को लगा कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक हो गए, अपने घर पे अब इनकी सेवा करो। तो फिर जैसे मम्मी चली जाती थी ड्यूटी पे, मेरी बहन भी स्कूल चली जाती थी और मेरी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती थी, तो मैं उस टाइम घर आती थी, तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि जा एक है ना सिगरेट लिया, एक बीड़ी लिया। और मैं खुशी-खुशी चली जाती थी। मेरे को नहीं पता था कि ऐसे सिगरेट पीने से या फिर बीड़ी पीने से ना ऐसे मतलब बीमार हो जाते हैं ज़्यादा। उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं इन बातों की। फिर मैं ले आती थी और मेरे पापा सिगरेट पीते थे। मतलब इतना बीमार होने के बाद भी मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं, मतलब आजकल के बच्चे ये होते हैं कि अपने पेरेंट्स को ना मना करते हैं कि ना बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो। लेकिन मैं मेरे को आज ऐसा फील होता है कि शायद मैं उस टाइम नहीं देती ना, तो शायद थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते थे पापा मेरे साथ। लेकिन फिर उसके बाद 8th 9th क्लास में मेरा एक 8th 9th क्लास में मेरा एक गेम था, जूनियर नेशनल था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी, 2013 की बात है। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी पापा की। तो मेरे पापा और उस टाइम मेरे ना एग्ज़ाम चले हुए थे। 8th क्लास की बात है ये। तो उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे, तो मैंने सिर्फ़ 2 ही एग्ज़ाम दिए थे और बाकी के एग्ज़ाम रहते थे। तो जैसे मेरे नेशनल आए, नेशनल के बीच में मेरे गेम आ गए थे, तो मैं बोलती कि मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला कि मेरे गेम्स हैं। तो उन्होंने मेरे को अलाउड नहीं किया कि भई नहीं, पेपर हैं, पेपर दो, गेम्स आपके बाद में हो जाएँगे। फिर मैंने घर पे आके बोला कि भई मेरे जो मैम है ना, वो परमिशन नहीं दे रहे गेम करने के लिए, तो मेरे को एग्ज़ाम ही देने हैं। पापा बोले कि नहीं, एग्ज़ाम छोड़ दे, अपने गेम में जा। मैं बोलती फिर मैं एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो जाऊँगी। बोलते कि कोई बात नहीं, फ़ेल हो जा और तू चली जा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप बात करके आओ। फिर मम्मी ने जाके प्रिंसिपल से बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बोले कि आपकी बच्ची फ़ेल हो जाएगी, हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है, आप अगर अपनी ज़िम्मेवारी पे भेज रहे हो तो भेज दो। फिर पापा ने मम्मी को बहुत डाँटा कि तू नहीं भेजती, तू ही इसको पीछे छोड़ेगी, तेरे हवाले रह गए तो बच्चे कुछ कर नहीं पाएँगे, कामयाब नहीं हो पाएँगे, तुम ऐसे ही रखना इनको। ऐसे करके मम्मी को भी डाँटा उस टाइम। फिर मैं चली गई अपने गेम्स में उस टाइम। तो गेम्स में चली गई, वहाँ पे मैंने एन्जॉय किया बहुत अच्छी तरह, मतलब गेम्स भी अच्छी तरह करे। फिर जैसे ही मैं वहां से आई ना, वहां से मेरे को मतलब कोई मेडल वेडल तो नहीं आया उस वाले गेम में मेरा। लेकिन जैसे आई ना, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था उस टाइम। तो जैसे ही आई मैं वहां से रोहतक आई, रोहतक आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा है ही नहीं इस दुनिया में। उस टाइम मैं अपनी दीदी के घर पे थी, मतलब नाइट में कोई मतलब स्टेशन से कोई लेने नहीं आया था, तो मैं अपनी जो हमारी हमारी गेम की दीदी थी ना, उनके घर ही रह गई थी। तो सुबह मेरे को बुलाया घर पे, बोले कि पापा नहीं है, गाँव में हैं और चलो। फिर मैं चली गई, मेरे को पता चला मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे को मतलब ये नहीं लगा कि है नहीं, मेरे को लगा कि गए होंगे, क्योंकि मेरे पापा ना गाड़ी चलाते थे, जो 10 टायर वाली होती है गाड़ी, वो चलाते थे और बहुत-बहुत दिनों में आते थे घर पे। तो मुझे लगा फिर से चले गए होंगे वहाँ पे, मेरे को ऐसे कह रहे कि पापा चले गए। मेरे को लगा वहाँ चले गए। मैं कहा चलो, फिर मैं कहा मैं चलती हूँ गाँव में। फिर हम सारे गाँव में चले गए, मौसी वगैरह, और मेरी मम्मी वहीं पे थी। तो वहीं पे जाने के बाद पता चला कि पापा है ही नहीं। पर मेरे माइंड में ये सेट था कि ना, सब ऐसे कह रहे कि पापा है नहीं, पापा गए। मतलब उस टाइम में ना इतना दिमाग, मतलब ये नहीं था कि हाँ इस तरह पापा छोड़ के चले जाएंगे। फिर जैसे ही बैठे रहे वहां पे, सब रो रहे थे, मेरे को पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों रो रही है। मैं सबसे पूछ रही हूँ क्यों रो रहे हैं पापा, आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन मेरे को कोई बता ही नहीं रहा कि हो क्या गया। फिर जैसे ही पापा को जैसे अर्थी होती है ना, जैसे कंधे पे बिठा के ले जाते, मतलब ले जाते हैं वो। ऐसे मेरा भाई है ना, दवाई लेने गया हुआ था दिल्ली से। तो वहां से आया ना, जब मेरा भाई आया ना, जब ही मेरे पापा को ले जाते, क्योंकि बेटा ले जाते हैं ना ऐसे कंधे पे अर्थी। तो उस टाइम पता चला कि हाँ मेरे पापा है ही नहीं। तो उस टाइम मैं एकदम से ऐसे देख के पापा को कि हाँ ऐसे ले जा रहे हैं, और अभी तक मेरे को किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि ऐसा हो गया। फिर एकदम से मेरे को तो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, चक्कर वगैरह आ गए। वहीं पे मेरे को पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ उसके बाद। उसके बाद तो सीधी मेरी आँख रोहतक आके ही खुली गाँव से। फिर मैं उठी वहाँ पे, मैंने सुबह मैंने पूछा, मैं कहा मैं यहाँ पे कैसे आ गई? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर बोले कि तेरे पापा तो कहीं नहीं गए हैं, यहीं है तेरे पापा, और गाड़ी चलाने गए हैं, आ जाएँगे।
फिर मतलब 3-4 बंदों ने मेरे को ऐसे ही बोला, और फिर मैं सोची कि हाँ, सच में ही शायद वो मेरा शायद कोई सपना होगा, क्योंकि मैं रोहतक से गाँव गई थी और मैं उठी तो मैं रोहतक ही मिली। तो फिर मेरे माइंड में फिर से ये सेट हो गया कि हाँ, मेरे पापा तो गाड़ी चलाने गए हैं और मैं रोहतक हूँ और मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वेट करती रही अपने पापा का। जैसे 2013 की बात थी, 14 गया, 15 गया, 2 साल हो गए। फिर मेरे को ये मतलब अपने आप ही से मैं बड़ी होगी ना, फिर मेरे को अपने आप ही अकल आ गई कि है ना, ये सब मेरे से झूठ बोल रहे थे और मेरे पापा अब है ही नहीं। फिर मेरे को वो सारी बातें यादें आने लगी पिछली की, हुई हाँ, मेरे पापा मेरे से बीड़ी मंगवाते थे, सिगरेट मंगवाते थे, और शायद मैं उस टाइम ना देती ना, तो शायद इस टाइम मेरे पापा मेरे साथ होते। और अब मैं आजकल देखती हूँ ना कि सब अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई रखते हैं, पापा से अच्छे से नहीं बोलते। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, यार अगर तुम्हारे पास अगर पापा है ना और मम्मी है, तो उनके साथ है ना इतना टाइम स्पेंड किया करो। क्योंकि जिनके पास नहीं होते ना, उनसे एक बार पूछ के देखो कि उनको क्या फील होता है। मैं कई बार है ना, जैसे किसी के पापा होते हैं ना किसी के साथ, तो मैं ये सोचती हूँ शायद मेरे पापा भी होते ना, तो शायद मेरे को अभी तक बहुत ही ज्यादा प्यार करते, ऊपर रखते। और उसके बाद यही चलता रहा, फिर मैं सेट हो गई कि हाँ चलो ठीक है इन सारी चीजों से। अब पापा की बात से थोड़ा सा इधर आके मैं आगे की जर्नी बताती हूँ कि क्या रहता है। जैसे ही मेरी 12th हुई, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक ही एग्जाम दूंगी अपनी लाइफ में। और मेरे पापा का ड्रीम था कि गेम की तरफ से अगर बच्चा आगे बढ़े, तो मैं मेरा सारा ध्यान मेरे पापा के गोल पे था कि मेरे पापा चाहते थे कि गेम की तरफ से इनको कोई नौकरी मिले। तो मैं पढ़ाई करती रही। मैंने 12th किया, 12th के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम दे के मेरा वो क्लियर भी हो गया। क्लियर होने के बाद फिर जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट मैंने चेक किया। जैसे मैं चंडीगढ़ गई, मेरा मेडिकल भी हो गया, पेपर क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ वेरिफिकेशन चल रही थी। तो उस टाइम मेरे पास एक सर्टिफिकेट नहीं था। जस्ट उस एक सर्टिफिकेट की वजह से मैं पीछे हो गई, और वहां पे ही मेरा नाम कट गया। फिर मैं रोहतक आई, फिर मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ही मन उठ गया कि अब मैं पढ़ूंगी ही नहीं। क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद एकदम से बिल्कुल नीचे आ जाना, और आज के टाइम पे जो कंपटीशन है ना पढ़ाई का कि पेपर क्लियर करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आजकल बच्चे है ना 24-24 घंटे पढ़ते हैं, और पूरा 1 साल 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके पेपर क्लियर नहीं होते। और मैंने तो सिर्फ इस जिद में मैंने पेपर दिया था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी। फिर वो मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट गया। फिर इतने साल हो गए, 1 साल चला गया, 2 साल हो गए, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। दूसरे साल में फिर मैंने डांस लाइन पकड़ ली, क्योंकि एक दीदी थी उनके साथ ही मैं डांस करने लगी, और स्टंट भी, डांस प्लस स्टंट करने लगी। तो उस टाइम एक भैया थे हमारे गेम के ही, सुमित भैया। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि आईजीटी चलते हैं, और सौम्या तू चल। मैं बोलती भैया मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते ऐसे सोशल मीडिया पे या फिर कहीं बाहर जाना ऐसे डांसिंग वांसिंग लाइन में। मेरे को मतलब डांस लाइन में अगर मैंने घर पे आई बोल दिया ना कि मैं डांस करूंगी, तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते कि तेरे को डांस करना है। तो फिर मैंने सोचा मैं डांस नहीं बोलूंगी, स्टंट बोलूंगी, भाई स्टंट करना है वहां पे, इतने साल मैंने जिम्नास्टिक करी है, उसका क्या ही फायदा होएगा। फिर मैंने बोला कि मैं सिर्फ डांस में कहीं भी नहीं करूंगी, सिर्फ मैं स्टंट करूंगी। फिर जैसे ही मैंने किया, जब ये जाके प्रैक्टिस करने लगी छुप छुप के घर वालों से। एक बार मैं बोली वहां मेरे घर वालों से परमिशन ले लो, मैंने सुमित भैया को बोला। तो सुमित भैया मेरे घर पे आए, और एक दीदी भी आई, उन्होंने परमिशन ली। लेकिन मेरी मम्मी ने क्या किया, उनको गालियां दे दी। बोला निकल जाओ यहाँ से, ये नहीं आएगी। मेरे भैया तो मतलब सुमित भैया आज तक ऐसे बोलते, भाई तेरे घर नहीं जाएंगे, तेरी मम्मी देगी गालियां, और साथ में मारेगी चप्पल, क्योंकि उस टाइम चप्पल मुझे लगी थी। वो चप्पल फेंक के मारी, वो मुझे लगी। भैया बोले अगर एक और दूसरी और चप्पल आ जाती ना हाथ में, वो हमें लगती। मैं बोलती नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं होएगा। फिर हम चले गए। उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आईजीटी गई थी, उस टाइम थी मैं 10th क्लास में। तो मैंने उस टाइम 2 एग्जाम दिए थे उस टाइम में 10th के, और 3 छोड़ दिए थे। मैं फेल हो गई 10th में, और एक ही राउंड खेल के, एक नहीं 2 राउंड खेल के आए थे आईजीटी के। सेमीफाइनलिस्ट में हम वहां से निकल गए थे आईजीटी, मतलब इंडियाज गो टैलेंट सीजन 6 में गए थे। फिर उसके बाद आए 10th, फिर मैंने दोबारा से की। फिर 10th की, 11th की, फिर ऐसे ही चलता रहा। यूट्यूब पे कभी वीडियो बना ली, कभी नहीं बनाई, कभी बना ली, कभी नहीं बना ली, ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद आ गया इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम पे बनाने लग गई। फिर इंस्टाग्राम पे भी वीडियो चलने लग गई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 की बात है, तो दोबारा से मेरे पास एक बार और ऑफर आया कि आईजीटी का।
फिर मैंने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं जाती, एक बार मैं जा चुकी हूँ, कुछ नहीं होता वहां पे जाके, ऐसे ही मतलब दिन रात प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ मिलता जुलता है नहीं, मैं नहीं जाती। फिर ऐसे ही थोड़ा सा फोर्स करने लगी, शालू दीदी अमित भैया बोले कि चलो चलो अच्छा है। उनका उनका एक राउंड हो चुका था, बूम फायर ग्रुप है, तो उनका एक राउंड हो चुका था, उनमें उनको गोल्डन बजर मिल गया था। तो फिर मैंने बोलता कि एक बार तो उनको गोल्डन बजर मिल गया, अब क्या गारंटी है कि दोबारा हम आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं कहा भाई मैं एक बार जा चुकी हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं होना। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी करते 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 मैंने बोला कि मम्मी जा रही हूँ मैं। मम्मी बोली जा, चली जा, तेरा मन करता है तो, हम तो भेज नहीं रहे। मैं बोलती भेज नहीं रहे, मैं कहा मैं तो जाऊंगी। मैंने जिद लगा ली, मम्मी बोलती नहीं जाना। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया, मैंने अपने भाई से पूछा, भाई बोलता तेरा जो जी करे ना वो कर ले, मेरे ते मत पूछे। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी दूसरी बहन को कॉल किया, मैं कहा मैं जा रही हूँ। बोली कि नहीं जाना। मैं कहा ठीक है भाई नहीं जाना तो। फिर मेरी बहन है एक और मेरे से बड़ी, अन्नू, उसकी इस टाइम तक शादी नहीं हुई थी, तो बोली तू चली जा मैं संभाल लूंगी। मैं बोलती देख लियो तू ही पिटेगी। बोली ठीक है। फिर मैं कहा चलो ठीक है भाई चली जाती हूँ। फिर रात को मम्मी सो गई, और अन्नू को बोला, मैं कहा मेरा बैग पैक कर दे बहन मैं जा रही हूँ। फिर मैंने रात को ही बैग पैक किया, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात की। बैग पैक करके और मैं तो चली गई, निकल गई घर से। मैं बोलती मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगी अन्नू, जब तक तू संभाल ली हो। बोलती ठीक है। चली गई मैं, और जाने के बाद वहां पे प्रैक्टिस की। मम्मी बोलती कि ऊपर से होकर चली गई, ये वो गालियां देती फोन कर करके। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं मम्मी, आ जाऊंगी एक ही हफ्ते के बाद, मैं घूम फिर के आ जाऊंगी, मैं कुछ नहीं होता। एक हफ्ता निकल जाता है मेरा वहां पे। एक हफ्ते के बाद हम अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर फोन आता है कब आएगी। मैं मम्मी अगले हफ्ते आऊंगी, अभी हमारा ना नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया। बोलती अच्छा यही काम है तेरा, आंटती रही हो, रख दे फोन। मैं कहा ठीक है। फिर मैं पूरा हफ्ता कॉल नहीं करती अपने घर पे, बस मैं इसी वजह से कि मेरे को गाली मिलेगी। फिर एक हफ्ता और मेरा चला प्रैक्टिस में ऐसे ही दूसरे तीसरे राउंड के लिए। फिर नेक्स्ट वीक फिर फोन आता, बोलते कि नहीं आ रही तू। मैं कहा नहीं। मैं कहा नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। अब मुझे नहीं पता यहाँ रोहतक क्या चल रहा है, मैं तो मुंबई बैठी। मैं कहा ले भैया, फिर गाली मिल गई। और घर के मतलब मेरे ग्रुप में ना 24 लड़कियां थी, 24 लड़कियां अपने घर फोन करती ना ऐसे खुशी खुशी। मेरी मम्मी को मैंने बोल दिया, मेरे पापा को मैंने बोल दिया, वो तो बहुत खुश है। और मैं फोन करती, अरे भाई गालियां मिलेगी। बस मम्मी अब नहीं आ रही, अगले हफ्ते आऊंगी। मैं तो फोन काट देती, मैंने पूरा हफ्ता फोन नहीं करती। मगर भाई पता नहीं सबके घर के कैसे है और मेरे घर के देख लो कैसे है। पर जैसे जैसे हुआ हफ्ता निकले, 3 महीने निकल गए ऐसे ही। 3 महीने निकलने के बाद फिर मैं मतलब लास्ट राउंड था अप्रैल में। तो अप्रैल में जैसे लास्ट राउंड था ना, उसमें हम फाइनलिस्ट मतलब फाइनल वाले स्टेज पे पहुंच गए। तो उस टाइम बोलते कि अपने पेरेंट्स को बुला लो। मैं बोलती यार मेरे पेरेंट्स तो आएंगे ही नहीं। फिर मैं बोलती मम्मी आना है आपको, यहाँ बुला रहे हैं मुंबई वाले, और हम है ना फाइनल वाले स्टेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे ना अब अनाउंस करेंगे कि कौन जीतता है इस राउंड, इस आईजीटी को। बोले कि अच्छा ठीक है। फिर गाली नहीं मिली। मैं बोलती मम्मी आपकी टिकट बुक हो गई है और आप ट्रेन में बैठ के आ जाना। मम्मी को अब ट्रेन का तो पता नहीं था, लेकिन सबके पेरेंट्स आ रहे थे, मतलब रोहतक से जो दीदी थी उनके भी पेरेंट्स आ रहे थे। मैं बोलती उनके साथ आ जाना। बोली ठीक है, उनकी टिकट्स बुक हो गई। ट्रेन में बैठ के जैसे ही मुंबई आई, मैं सोची भाई आती ही चप्पलें खाने को मिलेगी, पर नहीं, मम्मी तो खुश हो गई। आते ही गले मिल ली मेरी। मैं कहा भाई चलो कुछ तो हुआ, भगवान की दया से कुछ तो अच्छा किया लाइफ में, कोई तो खुश हुआ। फिर जैसे ही हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था, मम्मी सामने ही बैठी थी स्टेज पे, मतलब ऑडियंस में, और हम स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे। मतलब वो जो समय था ना, मतलब वो बहुत ही अच्छा था कि मतलब मम्मी सामने बैठी है और हम इधर परफॉर्मेंस करें। मतलब उस टाइम ये नहीं लगा कि जो जजमेंट पे बैठे थे ना, जैसे बादशाह सर हो गए, किरण खेर मैम हो गई, मलाइका मैम हो गई, तो मतलब उनके लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे हम, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब मेरी मम्मी बैठी थी ना, मैं उनके लिए कर रही थी। तो वो खुशी अलग ही लेवल की थी। मतलब अब तक हम उन जजेस के लिए करते थे, ऑडियंस के लिए करते थे, लेकिन जो वो लास्ट वाली परफॉर्मेंस थी ना, वो मैंने अपनी मम्मी के लिए की ना, मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि एटलीस्ट मम्मी को मैंने मुंबई तो बुलाया, मुंबई मुंबई तो दिखाया, कुछ तो दिखाया। मतलब इतने दुख देखे मेरी मम्मी ने एक साइड, और अब एक ये खुशी
अलग ही थी। फिर उसके बाद हम रोहतक आ गए। रोहतक आने के बाद हमारी बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। मतलब पूरा रोहतक जितने भी फ्रेंड्स थे और रिलेशन वाले थे, बुआ वगैरह सब आए थे। और अच्छी तरह मतलब पूरा एंजॉय किया। डीजे वीजे बुला रखा था, माला वाला पहनाई, डीजे डीजे बजाया, सारी जगह सम्मानित करा। हमारे कोच ने भी सम्मानित किया। फिर मतलब मजा आ गया उसके बाद कि मम्मी को ये प्राउड हो गया कि हाँ लड़की कुछ कर रही है। उसके बाद मैं आईजीटी से आने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान दिया कि चलो भाई अब यूट्यूब पे बनाते हैं। क्योंकि पढ़ाई से तो बहुत दूर आ चुकी थी मैं, पढ़ाई तो पास में थी ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे खासे मतलब मेरे थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर होने लग गए थे। तो लास्ट ईयर की बात है, आज से 1 साल पहले की अक्टूबर में मैंने बस वैसे ही वीडियो डाल दी थी। दीदी बोला करती, क्योंकि शालू दीदी थी ना जो मतलब जो मेरा सपोर्ट करती थी यूट्यूब पे कि हाँ वीडियो डाला कर, वीडियो डाला कर। और मैं इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि चलती नहीं थी। कभी 1 व्यूज, कभी 2 व्यूज, कभी 10, कभी 100, बस इतना ही। तो वो मतलब मजा नहीं आता था डालने में वीडियोस। तो फिर जैसे जैसे मैं डालने लगी ना, एक मैंने रात को वीडियो डाली तो वो मैंने सुबह उठ के देखा। सुबह उठ के नहीं देखा था मैंने, 3 दिन बाद देखा यूट्यूब खोल के। मतलब एक दिन डाल देती ना, 3 दिन बाद डालती थी मैं वीडियो। तो एक दिन डाल दी रात को, 3 दिन बाद मैंने यूट्यूब ऑन किया तो मैंने देखा भाई इस पे तो 10 मिलियन व्यूज हो गए। और एक ही वीडियो से मेरा जो यूट्यूब था वो मोनेटाइज हो गया। मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैं कहा ये क्या हो गया, इतने सारे व्यूज कैसे आ गए इस वीडियो पे। फिर मैंने उनको अमित भैया को दिखाया। अमित भैया ने मेरा वो जो फॉर्म वगैरह होता है यूट्यूब का, वो सारा फिल वगैरह करवाया मेरे से। फिर उसका जो डॉलर वॉलर होता है, वो बोलते कि $100 हो जाएगा उसके बाद निकलेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर वो मोनेटाइज हो गया। फिर यूट्यूब पे मैंने अच्छी खासी मतलब 2 महीने ठीक से चलाया, इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब पे, जैसे ही मार्च, नहीं दिसंबर, दिसंबर के एंड जनवरी में ना मेरा यूट्यूब पे कोई स्ट्राइक उट्राइक आ गई। उसमें ना एक वीडियो में मैं बहुत छोटी लग रही थी। छोटी तो मैं अभी भी हूँ वैसे, लेकिन उसमें जो बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी। एक तो मैंने स्कूल की ड्रेस में वीडियो बना रखी थी, तो बहुत छोटी लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की वीडियो है, तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी यूट्यूब वालों ने। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं चला कि ऐसे स्ट्राइक होते हैं ना, तो उस पे वापस मेरे को कुछ करना होता है, अपील वगैरह करनी होती है कि भाई मैं ही हूँ, मेरे को उनको दोबारा से बताना पड़ता है। लेकिन 15 दिन होने के बाद वो मेरा यूट्यूब 3 महीने के लिए बंद हो गया। 3 महीने के लिए बंद हुआ था। फिर 3 महीने बाद मैंने उस यूट्यूब पे मतलब एक 15-20 दिन तो मैंने डाली वीडियो। फिर मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी, क्योंकि एक तो कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी और ऊपर से व्यूज तो आ रहे थे लेकिन अर्निंग नहीं हो रही थी ना, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं अब नहीं डालते। और जिस दिन मेरा यूट्यूब बंद हुआ ना, 8 मार्च को बंद हुआ था। और 8 मार्च को ही मेरा रिजल्ट आया था। उसमें मेरा नाम आ गया लिस्ट में। मैंने देखा कि भाई मैंने एक एग्जाम दिया था नवंबर में, तो उसका रिजल्ट आया मेरा 8 मार्च को। और उस 8 मार्च को मेरे को अभी भी याद है। मतलब उस टाइम रात को 12 बज के 6 मिनट पे मेरा रिजल्ट आया था और 11 बज के 54 मिनट पे मेरा यूट्यूब बंद हुआ था। क्योंकि 54 मिनट, 11 बज के 54 मिनट से लेके 12 बज के 6 मिनट तक मैं रोई, बहुत ही ज्यादा रोई। मैं कहा भाई मेरा यूट्यूब बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया। मैं किसी को बता भी नहीं रही क्योंकि मम्मी साइड में थी और मैं थी बस अकेली। मैं कहा मैं क्या करूँ अब, कैसे करूँ, सब कुछ बंद हो गया, अब इनकम भी नहीं आएगी, कहीं से कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही वो 12/6 पे आया नोटिस कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, फिर मैंने रोते रोते मैंने वो रिजल्ट देखा। मैं कहा भाई अगर इसमें भी नहीं हुआ ना तो नाश ही हो जाएगा। मतलब वो आ गया था कि भाई हाँ अब तो जीने का फायदा ही नहीं है जिंदगी में, सब कुछ हाथ से निकल गया, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट में देखा भाई हाँ मेरा नाम। मैं तो हंस हंस के पागल हो गई। मैं कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने रात को ही मम्मी को उठाया, वहाँ मम्मी मम्मी उठो, और मेरा रिजल्ट आ गया। बोलती अच्छा देखा क्या हुआ, पास हो गई। मम्मी कॉलेज का रिजल्ट नहीं है, मगर मेरा सरकारी नौकरी का रिजल्ट आ गया। मगर मेरा नाम आ गया लिस्ट में, पास हो गई मैं। फिर मम्मी भी हंसने लगी। फिर मैं कहा, मम्मी एक बैड न्यूज भी है। बोलती चल एक खुशी बताई है तो एक दुखी वाली भी बता दे। मैं कहा, मम्मी मेरा यूट्यूब बंद हो गया। फिर ये बोली अब हंसू क्या रो। मैं कहा मम्मी मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ, हंसू या रो। मतलब ना तो मैं खुशी मना पा रही और ना ही मैं दुख मना पा रही। मतलब मैं स्टेबल हो गई एक जगह। फिर
8 तारीख के बाद अगले दिन मेरा मेडिकल था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, तो मेरे 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मतलब यूट्यूब पे इतना वो रहा ही नहीं कि मेरा यूट्यूब भी बंद हुआ। लेकिन जैसे 3-4 दिन के बाद मेरे को मैं फ्री हो गई ना इन चीज़ों से भी, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार यूट्यूब बंद हो गया, गलत हो गया। फिर मैंने बोला दीदी वगैरह को, शालू दीदी को, अमित भैया को, कहूँगा भाई भैया ऐसे-ऐसे हो गया। भैया बोलते कि कोई बात नहीं, अपील डाल देते हैं और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा-सा हौसला-सा आया कि भई हाँ, शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक अपील डाली मैंने 18 मार्च को डाली मैंने अपील यूट्यूब पे, और 18 मार्च को डालने के बाद फिर वो रिजेक्ट हो गई मेरी, और फिर उसके बाद 3 महीने बाद ही डाल सकते थे। फिर 3 महीने तक मैंने ऐसे ही रही, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, चलो यूट्यूब गया है, कोई बात नहीं, नौकरी तो आ गई। और नौकरी तो था ही सपना, क्योंकि एक यूट्यूब था इधर, एक नौकरी थी इधर। लेकिन नौकरी थी जो थी वो मेरे पापा का सपना था। तो मैंने अपने पापा का सपना था ना, वो तो मैंने कर दिया पूरा। अब वो जो यूट्यूब था ना, वो तो बस मैं मतलब कभी इतना ध्यान नहीं था कि मैं यूट्यूब वाली लाइन में भी जाऊँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी, फेमस होऊँगी। मतलब कभी से ही मेरे अंदर ये है नहीं कि मैं फेमस होने के लिए ऐसा कुछ कर रही हूँ। बस मेरा था कि एक मोटिव था भाई मेरा, कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी, और वो मैंने कर दिया। एक नौकरी मैंने ले ली अपने हाथ में और मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया। इससे ज़्यादा फिर उसके बाद 6 महीने बाद मैंने अप्लाई किया था, फिर मेरा यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया था। तो अब जो मैं हूँ ना, मतलब मेरा यूट्यूब भी चला रही हूँ और मैं साथ में नौकरी भी कर रही हूँ। तो मतलब दोनों ही चीज़ मेरी सही हो गई है, और अच्छा खासा इनकम हो जाती है उससे भी, और नौकरी से तो है ही।